हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, समकालीन विश्व में सुरक्षा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर है और हमारे समक्ष जो अगला पॉइंट आया है सुरक्षा का अर्थ। देखिए दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए त्रिपाण स्टडी सेंटर लाता है और इन पॉइंटों को अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि समकालीन विश्व में सुरक्षा के अंतर्गत कोई क्वेश्चन अधूरा रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिपाण स्टडी सेंटर ने हर बात को जो है महत्व दिया है और इम्पोर्टेंट दिया है और सारी बात को एनालाइज किया है। देखा जाए जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है सुरक्षा का अर्थ, वो कई मायने में महत्वपूर्ण बनाता है। देखिए सुरक्षा आखिर क्या होती है। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आज़ादी, यानी फ्रीडम ऑफ डेंजरस। तो अगर आप सुरक्षा की बुनियादी अर्थ समझना चाहते हो तो इतना समझना ज़रूरी है आपके लिए कि आपको खतरे से आज़ादी मिलती है, परंतु केवल उन चीज़ों को सुरक्षा से जुड़ी चीज़ों का विषय बनाया जाए जिनसे जीवन के जो है केंद्रीय मूल्य को खतरा हो। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम सुरक्षा की बातें यहाँ पर रखते हैं सामने, तो ये बातें रखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि केंद्रीय मूल्य खतरा हो, जिस उन चीज़ों को हमें कंसेप्ट बनाना चाहिए, विषय बनाना चाहिए जो केंद्रीय मूल्य का खतरा हो। तो देखा जाए तो सुरक्षा का अर्थ इतना ही होता है कि सुरक्षा का बुनियादी अर्थ यही बनता है कि खतरे से हमें आज़ादी मिले। ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। कहते हैं अगर इसके धारणाओं की बात करें, सुरक्षा की धारणाओं पर अगर हम नज़र डालें तो ये दो तरह की होती है। एक होती है पारंपरिक धारणाएं, एक होती है गैर पारंपरिक धारणाएं। तो यहाँ हमारे समक्ष जो पहला पॉइंट आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट यही बताता है पारंपरिक धारणाएं, यानी देखा जाए पारंपरिक धारणाओं के अंतर्गत हम देखें तो इसमें जो है दो फैक्टर काम करता है। एक होता है बाहरी खतरा, एक होता है आंतरिक खतरा। बाहरी खतरा अगर हम देखें तो जिसमें सैन्य हमला हो सकती है, जनसंहार हो सकता है, शक्ति संतुलन, गठबंधन, सशक्तिकरण, इस सारे के सारे बाहरी खतरे हैं जो देश पे होती है। लेकिन अगर आंतरिक खतरे की अगर हम बात करें तो आंतरिक खतरा तो आपको सहज पता है कि कानूनी व्यवस्था, जो हमारे समाज में कानूनी व्यवस्था नहीं है, अलग बात की बात की जा रही है और अक्सर गृह युद्ध होता रहता है, सांप्रदायिक दंगा फसाद, ये सब आंतरिक खतरे के अंतर्गत आता है। तो समझ सकते हो आप कि आंतरिक खतरा जो है कानूनी व्यवस्था का न होना। आज देखिए कोई भी काम करवाने जाइए कानूनी, तो वहाँ पर जो है कानून के तरफ से भी हमें अच्छी मदद नहीं मिलती है। आज तो लोग जो है कानून के पास जाने से अच्छा खुद ही मसले को सोल्यूशन करना पसंद करते हैं या उस सोल्यूशन से अपने आप को पीछा छुड़ा लेते हैं। कारण क्या होता है कि अगर हम कानून के चंगुल में फंस जाते हैं एक बार, तो ये लोग परेशान ही करने लग जाते हैं। ये नहीं कि जो पीड़ित है उसको न्याय दिया जाए, पीड़ित को न्याय नहीं मिलती है, उनको सिर्फ चक्कर लगवाए जाते हैं। और ये हमेशा हमारे भारत में रहा है और यही आंतरिक खतरा होता है कि कानूनी व्यवस्था का न होना, अलगवाद की भावना होना। अलगवाद का मतलब यही होता है कि हम अपने आप को अलग समझते हैं। आज देखिए सबसे बड़ा आंतरिक खतरा जो होता है, आज हम धर्म के रिगार्डिंग जो संप्रदाय दंगा फसाद करवा रहे होते हैं, वो हिंदू, वो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, ऐसे धर्मों में जो है लोगों को बांट रहे हैं। ये सबसे बड़ा अलगवाद की भावना को यहाँ पैदा करता है और देश के लिए सबसे बड़ा आंतरिक खतरा यही है। जब तक हम ये अलगवाद की भावनाओं को न मिटाएं, जब तक हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन कहना बंद न करें, तब तक नहीं होगा। देखिए दोस्तों, ये धर्म जो होता है हमारे परिवार में होना चाहिए, हमारे मन में होना चाहिए। जब हम कहीं काम पे निकलते हैं तो वहाँ पर काम करवाने वाले व्यक्ति एक नहीं होते, एक जाति के नहीं होते हैं। वहाँ पर कई जाति के लोग आपसे कुछ आशा लेके आते हैं, काम करवाना चाहते हैं, कुछ कार्य होना हो तो करवाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो आज के समय में इलेक्शन में भी आप लोग उन्हीं लोगों को चुनते हो जो आपके धर्म के होते हैं। जिस क्षेत्र में जिस धर्म की मेजोरिटी होती है उसी लोगों को चुना जाता है। तो आप लोग भी धर्म के ही आगे लेके चल रहे हो। धर्म तो हमें अच्छी बातें बताती है, कहते हैं हम जब देश के लिए कर रहे हो तो आप देश के नागरिक बन जाते हो। तो देश के नागरिक बन के हमें काम करना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए आंतरिक खतरा बहुत ही समस्याओं का जो है सामना करना पड़ सकता है। देखिए बाहरी खतरा से तो हम कहते हैं हम हमेशा अलर्ट रहते हैं, लेकिन जब आंतरिक खतरा हमारे आसपास होती है हम उससे अलर्ट नहीं रहते हैं और वो हमें कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है।
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात दर्शाई गई। अब चलिए देखते हैं सुरक्षा के जो है गैर पारंपरिक धारणाएं क्या कहती है। अब हम जो यहाँ बात करेंगे गैर पारंपरिक धारणा। तो गैर पारंपरिक मतलब होता है जो अलग है, जिसमें अगर आप पहला पॉइंट देखें तो मानव की सुरक्षा जो होती है इन बातों पर डिपेंड करती है कि जैसे भूखा हो गया, महामारी, प्राकृतिक विपदा से सुरक्षा। तो ये गैर पारंपरिक धारणाएं हैं। कहते हैं प्राकृतिक जो विपदा आती है, जो आप लोगों को सूखा, महामारी फैलती है, ऐसे सब चीज़ें जो होती है, जो भूखा, महामारी और ये जो कहते हैं प्राकृतिक विपदाएं हैं, ये मानव की सुरक्षा होती है। सब गैर पारंपरिक धारणाओं के अंतर्गत आता है। इवन हम देखें विश्व सुरक्षा के अंतर्गत जिसमें नवीन चुनौतियां हो सकती है, आतंकवाद हो सकता है, बीमारियां हो सकती है, जलवायु संकट से सुरक्षा शामिल होती है। तो ये विश्व सुरक्षा है। मैंने एक बात हमेशा कही है कि मान लीजिए अगर विश्व में कहीं युद्ध हो रहा है तो इसका प्रभाव सिर्फ उसी देश को नहीं होगा। कहते हैं हवा जो होती है किसी सरहद को नहीं मानती है। कहते हैं प्रदूषण उस क्षेत्र में फैलेगा और इसका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। कोरोना वायरस ने भी आप देखा होंगे कि ये महामारी बीमारी जो थी कैसे फैली थी। ये कोई सरहद के कारण नहीं रुकी थी, ये एक जगह से दूसरी जगह फैलना स्वाभाविक बन जाता है। तो ये विश्व की सुरक्षा जो है गैर पारंपरिक धारणाओं के अंतर्गत आ जाता है। कहते हैं नवीन चुनौतियां होती है और ये आतंकवाद भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकता है, जलवायु संकट सुरक्षा शामिल भी होती है। तो आप समझ सकते हो इसमें नवीन चुनौतियां जो नए नए आ रहे हैं, धर्म जाति सब भी आते हैं। आतंकवाद तो सबसे बड़ी समस्या है, इसके हम दो चार हमेशा करते ही रहते हैं। पूरा विश्व जो है आतंकवाद से परेशान है। बीमारी जो होता है हमारे खुद के द्वारा पैदा किया गया बीमारी होती है। हम तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं और तरह तरह की बीमारियों को जो है जन्म देते हैं। जलवायु संकट का भी हम लोग स्वयं ही उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि जलवायु संकट जो आई है कहीं ना कहीं इंसानों के लालच और लोभ के कारण ही हुआ है। हम जिस प्रकार से प्रकृति को नष्ट करते चले जा रहे हैं, जलवायु संकट से तो हमें दो चार हाथ करना ही पड़ेगा। और इवन जो बड़े बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं उसका भी खमाजा हमें भोगना पड़ेगा। तो ये सब गैर पारंपरिक धारणाओं के अंतर्गत है। अगर इसके अंतर्गत हम बाहरी सुरक्षा की बात करें तो इस धारणा से हमारा तात्पर्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणाओं में सैन्य खतरे किसी भी देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। यानी सैन्य खतरा किसी भी देश के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है, क्योंकि सैनिक जो होते हैं किसी भी देश को ख़त्म भी कर सकते हैं, उसको आबाद भी कर सकते हैं। इस खतरे के सोचे कई दूसरा मुल्क होता है जो अन्य हमलों की धमकी देकर संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे किसी देश के केंद्रीय मूल्य के लिए खतरा पैदा कर सकता है। तो ये जर्नलिस्ट बात ये मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि इसमें ये होता है कि कोई भी देश आपको हमला करने का चुनौती देता है, अपने सैनिक को धमकी देता है, तो इससे क्या होता है, वो अपनी प्रभुसत्ता स्थापित करना चाहता है वो देश, या आपकी स्वतंत्रता को खंडित करना चाहता है, या क्षेत्रीय अखंडता को भंग करना चाहता है। जब ऐसी बातें होती है तो किसी भी देश में अगर मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टी है तो ये आपस में तू मैं होने लग जाती है, जिससे कारण जो है देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, पूरा सिस्टम ही तहस नहस हो जाती है। तो ऐसा जो है कई देश करते हैं। आपने देखा ही होगा कि अमेरिका सदैव ही जो है मध्यस्थता का काम करता है। वो हमेशा जो है युद्ध में अपने आप को नहीं झोंकता है, दूसरे देशों के साथ जो है युद्ध करता है। तो यहाँ इसलिए ये करता है कि अपनी प्रभुता उसकी ख़त्म न हो। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है बाहरी सुरक्षा के अंतर्गत। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है आंतरिक सुरक्षा। देखा जाए तो इस धारणा से हमारा तात्पर्य है कि देश के भीतर अंदरूनी खतरे से, जिसमें आपसी लड़ाई हो, गृह युद्ध हो, सरकार के प्रति असंतुष्टि से है। यानी देखा जाए अगर आप सरकार से असंतुष्ट होते हो तो आप कई तरह की धारणाएं देते हो, कई तरह के दंगे फसाद को जन्म देते हो, और ये आम होती है। इससे देश की आंतरिक सुरक्षा जो है खतरे में पड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में कई तरह के जगहों पर जो है इस तरह के आंतरिक खतरे देखने को मिला है। कई बातों पर सरकार के खिलाफ जो है आम जनता जो है रोडों पे आई है, जिसके कारण आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ा है। और यह सुरक्षा आंतरिक शांति और कानून व्यवस्था पर निर्भर करता है। और इसमें हमने देश के लोगों के खतरे होते ही हैं, क्योंकि इससे ये होता है कि अगर आप आंतरिक रूप से आपस में लड़ते हो तो इसका फ़ायदा जो है दूसरा देश उठा लेता है, और दूसरा देश को जो है इससे काफ़ी फ़ायदा मिल जाती है। और आतंकवाद फैलाने के लिए, हमारी सुरक्षा को नष्ट करने के लिए वो हर समय इसी समय काल की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं कि हम आपस में लड़े झगड़े और उसका जो है उनको फ़ायदा मिले। आपने को पता ही होगा कि जब दो बिल्लियां आपस में लड़ रही थी तो तीसरा जो है बंदर फ़ायदा उठा के चला जाता है। सेम कंडीशन ऐसा ही यहाँ होता है।
जब हम आपस में लड़ते रहेंगे तो तीसरा बंदा जो है फ़ायदा उठाएगा, ये तो संभव ही होता है। और हमारा जो यहाँ पर अगला पॉइंट आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमारा पॉइंट है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाएं क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और पॉइंट यहाँ पर काफ़ी अपनी महत्व रखता है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाएं। देखा जाए तो आपके लिए यहाँ पर त्रिपान स्टडी सेंटर ने जो है पूरे चैप्टर को जो है पॉइंट व्यू से यहाँ आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। अगर आप ये सारे पॉइंटों को सारे के अच्छे से कर लेते हो तो शायद आपको कुछ भी न बचे करने को। तो इसलिए इस वीडियो को पूरे को समझिए, देखिए और विचार कीजिए। इसमें सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। तो इंग्लिश में हम यहाँ पर इसलिए आपके समक्ष रखते हैं कि जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो कहीं और ना जाके इसकी इंग्लिश में जो वर्ड हैं उनको देखें, लिखें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये इंडिया है और यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे जो है हिंदी में ही समझना काफ़ी महत्वपूर्ण रखते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर कुछ वर्ड की प्रोनाउंसिएशन हो सकती है गलत, तो इससे आपको इतना जो है प्रॉब्लम में नहीं आने की ज़रूरत है। होता है क्योंकि हम सिंपली आपको समझाने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आया है वो काफ़ी महत्व रखता है कि सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। देखा जाए तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में उन सभी खतरों को शामिल किया जाता है जो किसी एक देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए खतरनाक होता है। यानी सुरक्षा की अपारंपरिक धारणाओं के अंतर्गत उन खतरों को शामिल किया जाता है दोस्तों जो पूरे विश्व को खतरा में डाल सकता है। आप समझ सकते हो कि पूरे विश्व में खतरा को जो सबब डालता है वही हम जो है सुरक्षा के अपारंपरिक स्रोत के रूप में देख सकते हैं, और इसका समाधान कोई एक देश अकेला नहीं कर सकता है। इसके लिए दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे खतरे जो पूरी मानव जाति के लिए खतरा हो सकता है। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस जब आया था तो सिर्फ एक देश के लिए नहीं खतरा बना था, पूरे विश्व के लिए खतरा बना था। तो इसे हम सुरक्षा के अपारंपरिक स्रोत कह सकती हैं, ठीक है ना। इसको हम गैर पारंपरिक स्रोत के रूप में भी देख सकते हैं, बट इसको हम पूरे विश्व के लिए खतरा बना था। और जैसे कि आपके समक्ष यहाँ पर दिया गया है जो पूरे विश्व के लिए खतरा बन सकता है, उसमें जो है प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सारे के सारे आपदाएं जो होती है पूरे विश्व को जो है खतरा में डाल सकता है। क्योंकि ये ना तो देश देख के आती है, न राज्य, न धर्म, न जाति, कुछ भी देख के नहीं आती है। जहाँ पर आती है वहाँ पर विनाश लीला खेल जाती है। उसके बाद है निर्धनता। देखिए निर्धनता तो इंसानों और सरकारों की जो है चापलूसियों के कारण आती है। कहते हैं जिस देश में हर चीज़ फ्री करने की बात कही जा रही हो उस देश में निर्धनता होना स्वाभाविक बन जाती है, क्योंकि जब सब सरकार आपको फ्री में ही देगी तो कमाएगा कौन, मेहनत कौन करेगा और कर्मशील कौन बनेगा। कहते हैं जब तक हम मेहनत ना करें तब तक तो हमारा मुंह में निवाला भी नहीं जाता है। तो फ्री में लिया हुआ चीज़ हमारे लिए कैसे जो है देश कल्याण के लिए हो सकता है। तो निर्धनता तो कहते हैं जब तक दूर नहीं होगी, जब तक पॉलिटिकल लोगों की विचारधारा नहीं बदलेगी, क्योंकि सिर्फ कागजी बातों से जो है गरीबी दूर नहीं की जा सकती है। गरीबी दूर करना है तो देश के हर एक व्यक्ति जो कमाने लायक है उनको जॉब मिलनी चाहिए, उनको काम करने की क्षमता होनी चाहिए और काम करने में सशक्त बनाना चाहिए, तभी देश गरीबी से मुक्ति हो सकता है। एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए माँ बाप बहुत गरीब है, भीख मांग के अपना जीवन यापन कर रहे थे, ठीक है। एक कंडीशन ये कहता है कि उसके बच्चे भी भिखारी बन गए, वो भी भीख मांग के अपना जीवन जीने लग गए। दूसरा कंडीशन ये कहता है कि जो भीख मांगने वाले बच्चे माँ बाप थे, अपने बच्चों को उन्होंने भीख मांग मांग के जो है बच्चों को पढ़ा दिया, एजुकेट कर दिया। अब क्या हुआ, जो बच्चे एजुकेशन हासिल किए, जिन्होंने अच्छे पढ़ाई किया, अब उनको कोई अफसर की जॉब लग गई। अब उसके माता पिता भी भीख मांगना बंद कर दिए, ठीक है, और उन्होंने अच्छा स्टैंडर्ड जीवन जीना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ देखें जिनका भीख मांगने वाले माँ बाप थे और उनके बच्चे भी उसी काम में लग गए, तो उनका पूरा ही जो है आगे का वंश भी उसी कार्य में लग गया। तो इसमें कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं जब तक अगर हम निर्धनता दूर करना चाहते हैं तो बच्चों को शिक्षा देने की ज़रूरत है और शिक्षा को सशक्त बनाने की ज़रूरत है। आज देखा जाए तो सरकार शिक्षा के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, और ये मैं सच्चाई के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मैं भी पढ़ाता हूँ, मुझे भी पता है कि बच्चों को जो जिस लेवल में आना चाहिए वो चीज़ें नहीं आती है। और हर जगह बच्चों के मुँह से यही सुनता हूँ कि वहाँ पर पढ़ाते नहीं हैं। और आज टीचर की भी देखिए कितनी महानता होती है। बच्चों को समझाने की जगह पर क्या करते हैं, स्मार्ट बोर्ड लगा लेते हैं, बच्चों नोट कर लेना स्मार्ट बोर्ड से। और इससे भी नहीं होता, मैं आपको ना व्हाट्सअप पे भेज दूंगा, व्हाट्सअप नंबर है ना, भेज दूंगा मैं आपको काम
कर लेना आपके घर पे बैठ के। तो ये तो सारे जगह से हो सकता है, लेकिन मेन बात थी कॉन्सेप्ट को समझाने की, वो तो किसी ने नहीं किया। तो भारत क्यों नहीं जाएगा गरीबी रेखा से नीचे? ये कहते हैं ना, ऐसी बात अगर रही तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितना मर्जी सरकार कह ले कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छी है, जितना आप डिग्री बांट ले, क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि सबसे अधिक डिग्री भारत में ही बांटी जाती है, लेकिन जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। तो ये बहुत बड़ी जो है एक सुरक्षा के अपराम्परिक धारणाओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग देखें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हम ही कहीं हद तक उत्तरदायी हैं, हम ही लोग उत्तरदायी हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम पेड़ पौधों को काटते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हम पर्यावरण को छेड़छाड़ कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती चली जा रही है। और बात करें प्रदूषण की, तो प्रदूषण तो आपको पता ही है कि हम लोगों ने जो मोटर कार गाड़ियाँ जो हम लोगों को तकलीफ पैर को नहीं देना चाहते हैं, तो प्रदूषण को फैलाने के लिए सबसे बड़े हम स्वयं उत्तरदायी इन बातों पर रखते हैं। शरणार्थियों की समस्या देखा जाए तो दूसरे देशों में महामारी रहती है, दूसरे देशों में आतंकवादी की प्रॉब्लम रहती है, आपस में विश्व युद्ध कर रहे होते हैं, या उनके जो है सही सरकार नहीं चल पाती है, तो लोग जर्नल सी बात है कि वो दूसरे देशों में जाएंगे ही जाएंगे। तो ये हो गया आपकी शरणार्थियों की समस्या, जो शरण में आते हैं, दूसरे देशों में जाके अपना जीवन यापन करने के चाहते हैं, तो वो भी एक समस्या ही बन जाती है, क्योंकि दूसरे देशों के लिए वो एक तरह से कैसे संभाल लेंगे, ये भी बहुत बड़ी समस्या रह जाती है। और बढ़ती हुई जनसंख्या तो सबसे बड़ी समस्या है ही है। कहते हैं अगर कहीं ना कहीं अगर इन चीज़ों को अगर आपको ख़त्म करना है तो सबसे पहले शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक आपदाओं से भी हम निपट सकते हैं अगर शिक्षा का स्तर ऊंचे होगा तो। कहते हैं अगर शिक्षा ऊंचे होती है तो नॉलेज भी ऊंचे होती है, और कोई भी आपदा आए तो बेशक लिए हम आपदा को रोक नहीं सकते, बट उससे हम रियायत तो कर सकते हैं ना। जैसे आपको पता है, ऐसे आज बंदे पढ़े लिखे हैं, आज भविष्यवाणी पहली हो जाती है कि उस क्षेत्र में बाढ़ आने वाली है, बरसात होने वाली है, तो हम अलर्ट हो जाते हैं। तो शिक्षा ही एक माध्यम है जिसके कारण हम सभी जो अपारंपरिक धारणाएं सुरक्षा की है उनसे निपट सकते हैं। अगर आगे हम पॉइंट करें तो हमारे समक्ष गैर पारंपरिक धारणाएं क्या है देखा जाए तो पारंपरिक धारणाएं सैन्य खतरे से परे जाती है, जिनमें मानव अस्तित्व की स्थिति को प्रभावित करने वाले खतरे और खतरों की एक विशिष्ट श्रृंखलाएं इनमें शामिल रखी जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पारंपरिक धारणाएं सैन्य खतरे से परे मानी जाती है, जिनमें मानव अस्तित्व की स्थिति को प्रभावित करने वाले कई खतरे यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनकी श्रृंखलाएँ होती हैं, एक के बाद मानव खतरे मौजूद होते हैं। उसके पश्चात आता है पारंपरिक विचारों को मानव सुरक्षा एवं वैश्विक सुरक्षा कहा जा सकता है, यानी मानव की सुरक्षा करना ही पूरे विश्व की सुरक्षा होती है, क्योंकि मानवता ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण रहता है। मानव सुरक्षा से हमारा मतलब है कि राज्य की सुरक्षा से ज़्यादा लोगों की सुरक्षा की जाए, यानी मानव सुरक्षा का यहाँ अर्थ यही बताई जाती है कि राज्य की सुरक्षा से ज़्यादा लोगों की सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। कोई भी लोग जो है अपना जीवन सुचारू रूप से और खतरे के बिना जिए, और इसके लिए सरकार को प्रयत्न करने पड़ेंगे, लो ऑर्डर मेंटेनेंस करने की ज़रूरत पड़ जाती है। इवन हम अगर अगला पॉइंट देखें तो मानव सुरक्षा के संकरीय अवधारणाओं को समर्थकों में व्यक्तियों के हिंसक खतरों पर ध्यान केंद्रित किया है। तो जर्नल सी बात है, आज के समय देखा जाए तो लोग बड़े हिंसक हो गए हैं। एक बात तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि हिंसक देखिए लोग होने का कारण ये बनता है कि अगर लोग काम नहीं करते हैं तो हिंसक ही बनेंगे, क्योंकि काम करने वाले बंदे सुबह उठते हैं, काम करने जाते हैं, मेहनत करके आते हैं, फिर थके होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, उसी तरह से कार्य इनकी दिनचर्या चलती रहती है। लेकिन खतरे की कब ध्यान केंद्रित होता है? जब लोग बेल्ले होते हैं, कोई काम धंधा नहीं होती, छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है। आप देखिएगा मैक्सिमम लड़ाई जो होती है औरतों में ही होती रहती है, क्योंकि भारत में जनरल सी बात है, बहुत सी औरतें गृहिणी होती है, घर में रहती है, तो छोटी छोटी बातों पर ध्यान केंद्रित करती रहती है, लड़ती रहती है। लेकिन वही अगर काम काजी होती है तो उनके पास उतना टाइम ही नहीं होता लड़ाई करने का। तो यही बात को हमें सशक्त करना है। अगर हमें इन चीज़ों से बचना है तो हमें आगे बढ़ना है। अगली पॉइंट की तरह बात करें तो मानव सुरक्षा की व्यापक अवधारणाओं का समर्थक का तर्क है कि खतरों में एजेंडों में देखा जाए तो भूख, बीमारी और प्राकृतिक आपदा शामिल होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो आने वाले समय में ये होगी, भूखमरी की समस्या पैदा होगी, और इसमें कोई दो राय नहीं। जिस प्रकार भारत की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, विश्व की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उस प्रकार एक समय आएगा जहाँ पर भूखमरी हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जब भूखमरी होगा तो बीमारी भी होगा, और बीमारी होगा तो प्राकृतिक आपदाएं भी इसमें सम्मिलित करना होगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी है।
इवन देखें तो वैश्विक सुरक्षा का विचार 1990 के दशक में जो अपनाई गई थी वो थी ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत, क्योंकि आपको पता है अंटार्कटिका के क्षेत्रों में जो है कई जगह जो उनके हॉल हो गए हैं, जिनके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हो गई है। और सबसे बड़ा यहाँ पर जो मानव के लिए खतरा है वो है एड्स। एड्स बीमारी जो है अभी भी अइलाज बीमारी है। कहा जाता है कि एड्स जो है एक बार हो जाने के बाद व्यक्ति जो है मर ही जाता है, लेकिन एड्स से भी थोड़ा सा बचने का एक चांस रहता है कि अगर इम्यून सिस्टम तगड़ी हो तो लोग उसको जो है टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता। अभी तक सरकार और साइंटिस्टों ने कोई भी इस पर प्रयास नहीं किया, ना इसकी दवा खोजी है, ना इसका इलाज है। और इसका इलाज यही है कि आप जो एड्स के अंतर्गत बचाव के जो तकनीकें हैं उनको अपनाइए, और ये तभी हो सकता है, इससे बचा जा सकता है। ग्लोबल वार्मिंग भी कहीं हद तक यही बात दर्शाती है कि अगर आप पेड़ पौधों को सुरक्षित करते हैं, देश में पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग से आप बच सकते हैं। तो ये चीज़ों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। और एड्स तो आपको पता ही है कि ये कई जो है ब्लड कॉन्टैक्ट से ही होती है, तो किसी भी प्रकार का ब्लड कॉन्टैक्ट जो है एड्स के जो है दावत दे सकती है। और इस पर जो है जैसे खतरे जो है वैश्विक प्राकृतिक जवाब में उभरा है, तो ये सब जो है जैविक और खतरे देखा जाए और ये प्राकृतिक जवाब में उभरा है, जो प्राकृतिक ही एक तरह से बीमारी है ये। अगर इंसानों के गलतियों के कारण ये बीमारी जो है और इस तरह के जो है हमारे प्रॉब्लम हमारे समक्ष आया है। अगर इंसान गलतियां न करते तो शायद जो ग्लोबल वार्मिंग है, एड्स जैसे बीमारी जो वैश्विक स्तर पर महामारी का कारण बन सकता है, वैश्विक सुरक्षा के खतरे के कारण बन सकता है, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। और हमारा अगला पॉइंट जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पर पॉइंट है कि किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में क्या विकल्प रहते हैं। देखिए ये भी बात यहाँ एनसीईआरटी के अंतर्गत है कि किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में क्या विकल्प रह जाते हैं। तो यहाँ विकल्पों पे हमने जो है चर्चा करना है और जानना है। देखा जाए तो बुनियादी तौर पर किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प ही बचते हैं, और ये 3 विकल्प काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। पहला विकल्प जो यही कहता है कि आत्मसमर्पण कर देना। अगर लगता है आपको कि आप उस राजा से नहीं जीत पाते हो या आपके सैनिक में इतनी क्षमता नहीं है, तो उस राजा के पास सिर्फ एक ही विकल्प रहता है, या उस सरकार के पास एक ही विकल्प रहता है कि वह आत्मसमर्पण कर दे। आत्मसमर्पण करने से जो है विश्व को सुरक्षा से बचाया जा सकता है, और बड़े बड़े युद्ध में जो होने वाले हानियों से हम सुरक्षित देश को कर सकते हैं। और ये कोई भी सरकार हो, इसका सबसे बड़ा दायित्व होता है कि अगर आप युद्ध में नहीं विजय हासिल कर सकते हो और दुश्मन जो है आपसे काफ़ी ताकतवर है, तो जनरल सी बात है अपने नागरिकों को जो है सुरक्षा मुहैया कराएं और आत्मसमर्पण कर दें। आत्मसमर्पण करने से ये होता है कि बड़े बड़े युद्धों से जो है हम बच सकते हैं, और जो हानि युद्ध में होगा उससे भी बच सकते हैं, और इवन की जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचने वाला होता है उससे भी हम बच जाते हैं। हमने सभी युद्धों का परिणाम एक ही देखा है कि बंदा युद्ध तो करता है जोश में आकर, और जब हार जाता है तो अफसोस जताता है, लेकिन ये जब पीछे मुड़ के देखता है तो न जाने कितने लोगों ने जो है अपनी प्राण की आहुति दे चुके होते हैं। जब यही बात आता है, जब आपको आत्मसमर्पण ही लास्ट में करने थे तो आपने युद्ध क्यों करवाया? इससे अच्छा था कि आप पहले ही आत्मसमर्पण कर देते, जिससे कुछ जीवन को तो सुरक्षित किया जा सकता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सरकार के पास यहाँ विकल्प रहते हैं कि आप आत्मसमर्पण कर दें, ठीक है, या बातों से ही बात करें। कहते हैं आज हम आधुनिक युग में हैं, आज हमारे पास राजा महाराजा की स्टोरी नहीं चलती है, आधुनिक युग है, और यहाँ पर आधुनिक युग में एक ही बात रहती है कि आप आत्मसमर्पण कर दें या सरकार से बातें करके देखें, विश्व के स्तर पर अपनी बात रखें, जिससे युद्ध को रोका जा सके। युद्ध को जो है अंतिम विकल्प ही मानना चाहिए, प्रथम विकल्प नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध से जो होता है किसी भी देश का नुकसान ही होता है, फ़ायदा कभी नहीं होता है। दूसरी पॉइंट की तरफ अगर हम नज़र डालें तो कहते हैं दूसरे पक्ष की बात के बिना युद्ध किए मना लेना। देखिए ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आप युद्ध न करें, आप उसको मनाने की कोशिश करें, उसकी समस्याओं को सुनें कि आखिर वो देश चाहता क्या है और क्या आपको उसमें कितना नुकसान हो सकता है या आपको क्या फ़ायदा मिल रहा है। कहते हैं दूसरे देशों को मना लेना ही युद्ध से बचाव करने का सबसे बड़ा पक्ष होता है। युद्ध से होने वाले नाश को इस हद तक
बढ़ाने का संकेत देना कि दूसरा पक्ष जो है सहमत होकर हमला करने के बजाय आए या युद्ध ठन जाए तो अपनी रक्षा करना, ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब न हो सके और पीछे हट जाए। तो जर्नल सी बात है, अगर कोई देश आप पर अटैक कर रहा है और बात नहीं मान रहा है तो जर्नल सी बात है, आप पहले ही पूरी शक्ति के साथ उस पर अटैक कर दीजिए, जिससे वो पहले ही बार में वो हार जाए। इससे ये होता है कि बहुत बड़ी जो नुकसान दोनों देश को होने वाला होता है उससे बचा जा सकता है। लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे युद्धों को जो है संचालन करते हैं। धीरे धीरे युद्ध संचालन करने से ये होता है कि वहाँ के जीव जंतु, आम नागरिक, पेड़ पौधे सब नष्ट होते रहते हैं धीरे धीरे। इसलिए अच्छा यही है कि असमय हमला करने के बजाय आए या युद्ध ठन जाने पर अपनी रक्षा करना, ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब न हो सके और उसको पीछे हटना पड़ जाए। क्योंकि जब एक ही बार युद्ध की जो वो प्रहार पड़ेगी तो जर्नल सी बात है, उसको जो है पानी पीने का होश भी नहीं रहेगा और वो सरेंडर कर देगा 2 ही मिनट में। तो इससे जो होता है, जो आने वाले युद्ध होते हैं उनसे बचा जा सकता है। हम देखते हैं आधुनिक युग में भी आप देख रहे होंगे, हमने प्रथम विश्व युद्ध देखा, द्वितीय विश्व युद्ध देखा, अब तीसरे विश्व युद्ध के तरफ हम बढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी यही हो रहा है, 2-3 साल से जो है युद्ध हो रहे हैं, ना तो वहाँ पर कोई उपज हो रही है, ना खाने को है, ना पीने को है। ऐसी हालत में लोग कैसे आगे जीवन यापन कर सकते हैं? और ये युद्ध सिर्फ 2 विचारों का होता है। कहते हैं 2 लोगों के विचारों का जो युद्ध होता है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। युद्ध ही हमारा आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए। युद्ध के लिए आप आपस में बात भी कर सकते हो, मनाने की कोशिश भी कर सकते हो। कहते हैं जो बने मानवता के कल्याण के लिए वो आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं माना जा रहा है तो एकाएक अटैक कीजिए, एक ही बार में अटैक कीजिए, जिससे साल, 2 साल, 4 साल की वाली घटनाएं न हो। तीसरी बात अगर हम देखें तो हमलावर को पराजित कर देना। हमलावर को जो है डायरेक्ट आप पराजित कर दीजिए, ये हमारा तीसरा विकल्प रहता है सरकार के पास। अगर देखें यहाँ पर अवरोध देखें तो कहते हैं युद्ध में कोई सरकार भले ही आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन वह इसे अपने देश की नीतियों के रूप में कभी प्रचलित नहीं करना चाहेगा, और इस कारण सुरक्षा नीति का संबंध युद्ध की आंशिक को रोकने में होता है, जिसे अवरोध कहते हैं, यानी अवरोध कहते हैं। देखिए, युद्ध को रोक लेना ही एक अच्छा सरकार का सबसे अच्छा नीति होती है, क्योंकि युद्ध हमारा जो है अंतिम विकल्प होना चाहिए, प्रथम विकल्प नहीं होना चाहिए। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। देखा जाए तो रक्षा यानी युद्ध को सीमित रखने अथवा उसको समाप्त करने से होता है, जिसे हम रक्षा कहते हैं। रक्षा का मतलब होता है युद्ध को सीमित रखने तथा उसको समाप्त करने की हमें सदैव कोशिश करना चाहिए। और ये कोई भी महत्वपूर्ण सरकार के लिए महत्वपूर्ण रहता है कि अपनी जनता को, अपने देश के लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, युद्ध में न धकेला जाए, क्योंकि युद्ध से मानव जाति के तो हानि होता ही होता है। प्लस देखा जाए तो जीव जंतु, पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है उसका भरपाई 100 सालों में भी नहीं होता है। आप लोग तो अपने जो है मन की इच्छा पूरा करने में युद्ध में लग जाते हो, लेकिन कभी सुना है, देखा है कि जो कहते हैं जीव जंतु मरते हैं, जो पेड़ पौधों को नुकसान होते हैं, क्या आप कुछ सालों में इसकी भरपाई कर सकोगे? संभव ही नहीं रहता। तो इसलिए युद्ध जो होता है किसी भी देश के लिए अंतिम विकल्प ही होना चाहिए, प्रथम विकल्प नहीं होना चाहिए। अगर बातों से मानी जा सके तो उसमें ही हमें अपने आप को श्रेष्ठता साबित करने की कोशिश करना चाहिए। और हमारा अगला पॉइंट जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमारा पॉइंट है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर पॉइंट काफ़ी क्लियर है कि परंपरागत सुरक्षा नीति के तत्व, देखा जाए तो सुरक्षा के नीतियों के तत्व जो होते हैं परंपरागत के अंतर्गत, पहला तो होता है शक्ति संतुलन और दूसरा होता है गठबंधन बनाना। एक शक्ति संतुलन, दूसरा गठबंधन बनाना। अगर हम शक्ति संतुलन की बात करें विस्तार पूर्वक तो ये पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि कोई देश अपने ऊपर होने वाली संभावित युद्ध या किसी अन्य खतरे के प्रति सदैव संवेदनशील रहता है। देखिए, कोई भी देश में अगर कोई खतरा होता है तो हर कोई सरकार जो होता है संवेदनशील होता है और अपने खतरे को ख़त्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि सबसे पहला तो यही होता है कि कोई भी खतरा हो उसको ख़त्म कर दें। वो कई तरीके से निर्णय अथवा शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है।
यानी देखा जाए तो सरकार हर संभव जो है शक्ति के संतुलन करने के पक्ष में रहता है और वो कोशिश करता है कि जो बाहरी युद्ध के खतरे बनते हैं उसको जो है जल्द से जल्द ख़त्म कर दे। और ये तभी होता है जब उसका शक्ति संतुलन हो। यानी शक्ति संतुलन का मतलब यही रह जाता है यहाँ पर कि मान लीजिए आप चाहते हो कि उस देश से युद्ध हो लेकिन दूसरा बंदा युद्ध करने को चाहता ना हो, तो इसमें असमंजस की भावना पैदा हो जाएगी। और जब असमंजस का भावना पैदा होगी तो आप यहाँ पर तर्क वितर्क करते रहोगे तब तक दूसरा देश जो है हमला कर दे। तो इसलिए सरकार इसमें जो है शक्ति संतुलन करना चाहती है। शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि आप जो निर्णय ले रहे हो वो देश कल्याण के लिए है और सारे लोगों का यही मत है। तो इससे ये होता है कि कोई भी फैसला सुचारू रूप से हो जाता है। अब देखिए मैं भारत का ही बात लेता हूँ, यहाँ पर बहुत से ऐसी सरकार का फैसला होता है जिसको लोग जो है आए दिन बायकॉट कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कई फैसला आपके समक्ष आए भी होंगे कुछ ही दिनों में, लेकिन ये फैसला कि में जनता समर्थन नहीं करती है सरकार का। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यही बनता है कि सरकार जो है जनता से परामर्श नहीं लेती है। अगर जनता से पहले ही परामर्श ले लेती है तो कोई रूल रेगुलेशन अगर आता है बनता है तो लोग उसको सहज ही मान जाते हैं। लेकिन जब सरकार अपनी मनमर्जी करने लग जाती है, जनता से राय विचार नहीं लेती है, तो जनता को लगता है कि ये उनके लिए जो है तकलीफ़ का कारक बनेगा। तो ये जो है हर तरह के धारणा, कई तरह के जो है कार्य करने लग जाते हैं। और इन कार्य में जो होता है जो गैर खतरे के गैर पारंपरिक तत्व होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ पर सरकार को सबसे महत्वपूर्ण बात रखता है कि शक्ति संतुलन कीजिए, जनता के एक बार विचार जरूर लीजिए, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन जो आप बनाने जा रहे थे वो जनता के लिए ही होता है। और जनता क्या इससे खुश होगी कि दुखी होगी? कहते हैं जनता हमारे देश का बहुत ही समझदार है, जो उनके फेवर में होते हैं वो हमेशा एक्सेप्ट करते हैं और ये जनता ने करके भी दिखाया है। जब मंत्री लोग सब जो नोटबंदी हुई थी उनका विरोध कर रहे थे तो उस समय जो है हमारे देश की सरकार का जनता जो है स्वागत कर रही थी और धूप में लग लग के ठंड में सुकुर के जो है अपने पैसों को चेंज करवा रही थी। और वहीं जो बड़े बड़े नेता लोग थे मुंह में पट्टी बांध के, आंख में पट्टी बांध के जो है संसद के बाहर बैठे हुए थे। तो इसका मतलब यही हुआ कि अच्छा अगर नीति होती है, अच्छा विचारधारा होता है तो जनता भी सरकार की साथ देती हैं। तो जनता का अगर जब इतना अच्छा साथ मिलता है तो सरकार का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि वो जनता से राय विचार अवश्य ले, जनता को वोटिंग जरूर करवाएं। और कोई भी जब रूल रेगुलेशन लगाई जाती है अगर जनता का मत होता है तो उसमें विरोध नहीं होगा। अब विरोध नहीं होगा तो कोई तरह के सांप्रदायिक दंगा फसाद होने की चांसेस जीरो हो जाएंगे। तो ये राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण शक्ति संतुलन के अंतर्गत होता है। उसके पश्चात आता है अपने ऊपर खतरे वाले देश से शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए वो अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता है। और ये सैन्य शक्ति बढ़ाना भी काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। आर्थिक और प्रौद्योगिक शक्ति को बढ़ाता है और मित्र देशों से ऐसी स्थिति में निपटने के लिए संधि भी करता है। देखिए शक्ति संतुलन का मतलब ये भी होता है कि आप दूसरे देशों से संधि भी कर सकते हो, क्योंकि संधि भी एक ऐसा विचारधारा होती है जिससे हम युद्ध को टाल सकते हैं। इवन अगले पॉइंट की तरफ अगर नज़र डालें तो गठबंधन बनाना, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं गठबंधन में कई देश शामिल होते हैं और अन्य सैन्य हमलों को रोकने अथवा उसे रक्षा करने के लिए समवेत कदम उठाते हैं, यानी साथ में ही वो कदम उठाते हैं। और गठबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण आज के समय में रखता है। अधिकांश गठबंधनों को लिखित संधि एक औपचारिक रूप में मिलता है और ऐसे गठबंधन को हर बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है कि खतरा किससे है। तो गठबंधन की प्रणाली देखा जाए तो भारत में तो एक लड़ी सी लगी हुई है। सरकार भी भारत में बनाई जाती है तो गठबंधन करके बनाई जाती है। तो जर्नल सी बात है, अगर सुरक्षा की भावना पर ये प्रश्न उठता है तो सरकार को गठबंधन बनाने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए और कोई भी देश हो उस पर लिखित रूप से जो है गठबंधन बनाने की कोशिश करना चाहिए। कहते हैं किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। और देखा गया ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। जब आपको शीत युद्ध के समय चल रहा था तो हर जो है चाहे यूएसए हो या सोवियत यूनिट हो, दोनों के दोनों जो था अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई देशों से गठबंधन कर रहा था। उसका विचार था कि जितने देश उनके देश में सम्मिलित होंगे उतना ही उसकी शक्ति पावरफुल बनेगा। और ये आपके समक्ष आपने पढ़ा भी होगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात था, क्योंकि यूएसएसआर जो था वो भी अपने
देशों को अपने देश में सम्मिलित करना चाहता था और अमेरिका भी अपने जो है मित्र राष्ट्रों से जो है संधि करना चाहता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है गठबंधन बनाने की बात, और गठबंधन से जो होता है अपनी शक्ति बढ़ जाती है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है गठबंधन का आधार। अब गठबंधन का क्या आधार होना चाहिए? देखिए, किसी देश अथवा गठबंधन की तुलना में अपनी ताकत का असर बढ़ाने के लिए देश गठबंधन बनाते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि कोई भी देश जो है अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए गठबंधन करते हैं, और इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल शीत युद्ध के दौर ही था, जहाँ पर दोनों देश जो है सभी मित्र राष्ट्रों से संबंध बनाना चाहते थे जिससे उनकी शक्ति जो है बढ़ जाए, और इसके लिए वो गठबंधन का ही आधार बनाते थे, यानी अलायंस ही बनाते थे। गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है, और राष्ट्रीय हितों के बदले जाने पर गठबंधन भी बदल जाती है। तो जनरल सी बात है, गठबंधन जो बनाई जाती है उसका मेन आधार जो होता है राष्ट्रीय हित होता है, कि राष्ट्र को जो है हम किस प्रकार सुरक्षित मुहैया कराएं, इस बात पे विशेष ध्यान होता है। इसलिए गठबंधन जो है कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है किसी भी देश के लिए, और ये जरूरी भी है। और हमारा अगला पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पॉइंट साफ है कि एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौती। देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट है, क्योंकि ये सुरक्षा के अंतर्गत एशिया और अफ्रीका के जो नए स्वतंत्र देश हैं उनके सामने कौन कौन सी चुनौती खड़ा हुई है। तो देखा जाए तो कोई भी अगर देश आज़ाद होता है तो उसके समक्ष बहुत सी चुनौतियां आती हैं। कहते हैं भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के समक्ष भी बहुत सी चुनौतियां थी, और इन्हीं चुनौतियों पे हम यहाँ पर जो है विचार करने जा रहे हैं। देखा जाए तो एशिया और अफ्रीका ने नव स्वतंत्र देशों के सामने खड़ी सुरक्षा की चुनौती यूरोप देशों के मुकाबले दो मायने में विशेष थी। यानी देखा जाए तो दो पॉइंट ही काफ़ी महत्व रखेगा, और इसी के अंतर्गत हम और भी पॉइंटों पर जो है यहाँ विचार रखेंगे। पहला पॉइंट तो यहाँ पर यही बताता है कि एक तो इन देशों को अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमले की आशंका थी, क्योंकि देखा जाए तो ये देश जो थे अभी अभी आज़ाद हुए थे, और इनका जो है पूरी तरह से राजनीति पे कंट्रोल भी नहीं था, न जनता पर थी न संसाधन पे था। तो सबसे बड़ा खतरा जो इनको था अपने ही पड़ोसी देश थे, क्योंकि पड़ोसी देश कभी भी अटैक करके उन पर कब्जा कर सकता था, और इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात अगर देखें तो इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता करनी थी। अब देखिए, पाकिस्तान है, वहाँ पर अक्सर जो है सैन्य संघर्ष चलते रहते हैं, और इसका कारण है कि वो पूरी तरह से कभी भी डेमोक्रेसी नहीं बन सकी, और यही चिंता हर एक देश को होता है कि उन्हें अंदरूनी सैन्य शक्ति से भी संघर्ष करने को देखा जा सकता है। तो एशिया और अफ्रीका नव स्वतंत्र देशों के सामने ये सबसे बड़ी दो चुनौतियां थी। और भी चुनौती थी जिसमें हम प्रकाश यहाँ पर डाल रहे हैं। पहली पॉइंट अगर देखें तो यही बताती है कि नव स्वतंत्र देशों की पड़ोसी देशों के साथ सैन्य संघर्ष की संभावना का सामना करना पड़ा। तो ये संघर्ष तो मैंने बताया कि आम थी, क्योंकि पहला जो है हमारा पड़ोसी देश ही हमारे बारे में जानती है सब कुछ, और वो हमारे आंतरिक बारे में भी जानती है, तो उनसे हमें अधिक खतरा होती है। आपको मैं बता दूं कि आपको बाहरी दुश्मन से अधिक खतरा नहीं होगा, क्योंकि उसका आपको पता होगा कि वो आप पे कभी भी अटैक कर सकता है, लेकिन जो आपके पड़ोसी होंगे, जो आसपास के होंगे, उनसे अधिक खतरा होता है, क्योंकि वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ या एशिया के देश आज़ाद हुए कई, या अफ्रीका के हुए, तो उनके समक्ष सबसे बड़ी समस्या यही थी सैन्य संघर्ष की संभावना का सामना करना, पड़ोसी देशों के सैन्य संघर्षों की सामना करना। दूसरी बात ये थी कि उन्हें आंतरिक सैन्य संघर्ष का भी चिंता था, कहीं आपस में ही लोग लड़े ना, कटे ना। जैसे आपने देखा ही होगा कि भारत में इस समस्या का सामना करना पड़ा था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसी समय जो है कहते हैं पाकिस्तान की मांग भी रखी गई, और इंडिया और पाकिस्तान में देखा जाए तो संघर्ष को भी देखना पड़ा। तो ऐसा होता है, जब कोई देश आज़ाद होता है तो हर कोई राजनीतिक नेता जो है इस पर अपना रोटी सेकने लग जाते हैं। उनका ये मानना होता है कि यहाँ तो हमारी दाल गलेगी नहीं, तो क्यों ना हम अलग एक राज्य बना ले, अलग हम देश बना ले। और आज भी यही हो रहा है हमारे देश में। देखा जाए तो आज के समक्ष कई राज्यों को जो है तोड़ तोड़ के दो टुकड़े किए जा रहे हैं। इसका कारण सिर्फ इतना सा ही होता है कि वो देश पे दो दो मंत्रियां राज करना चाहते हैं, यानी राज्य एक होता है, उनको दो बना के दो अलग अलग व्यक्ति उस पर राज करना चाहते हैं, और जनता को जो है अपने
जो है पैरों के नीचे दबाना चाहते हैं, और ये बहुत बड़ा संघर्ष का कारण बन जाता है। ऐसे ही जब कोई देश आज़ाद होता है तो हर एक राजनीतिक नेता का एक ही सपना होता है कि वो अपने देश के लिए फेवरेट बन जाए और उस देश पे उसका अपना चले। इसलिए इस तरह का संघर्ष जो है आम देखने को मिलता है जब कोई देश आज़ाद होता है। देखा जाए तो उन्हें देश के सामने हुआ खतरा न केवल उनकी सीमाओं के बाहर से भी होता है और ज़्यादातर पड़ोसी से ही होता है, बल्कि भीतर से भी रहता है। यानी देखा जाए तो बाहरी सीमा का खतरा तो बना ही रहता है। कहते कभी जब देश आज़ाद होता है तो उनकी सीमाओं को भी दूसरा देश जो है हथियाने लग जाते हैं, अपने क्षेत्र में मिलाने लग जाते हैं। जैसे आपको पता है कि भारत में इस तरह की समस्या आम है। LOC तो आपको पता ही होगा, जहाँ पर जो है कुछ कश्मीर के लिए जो है अभी भी लड़ाई चलती ही जा रही है और ये चलता ही रहेगा। कहते हैं वाद विवाद से तो कभी सोल्यूशन हुई नहीं आज तक, और ये ज़्यादातर पड़ोसी से ही हमें खतरा बनी रहती है। कहते हैं बाहरी तो बात की बात है, पड़ोसी ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। और पड़ोसी भी क्या बनेंगे, हमारी अपनी खतरा, अपने देश पे ही अंदर खतरा ही बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे देश में भी अपने मतलब निकालने वाले लोगों की कमी नहीं होती है और हर लोग जो है भोग विलास के जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। और ये तभी होता है जब उनके पास राजनीतिक शक्ति हो, और राजनीतिक शक्ति तभी मिलती है जब उनके पास कोई सत्ता हो। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कई जो है नव स्वतंत्र देश अपनी पड़ोसियों से अमेरिका व सोवियत संघ एवं पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों से भी अधिक डरने लगे थे। यानी जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत को भी यही बात की डर थी, क्योंकि उस समय आपको पता ही होगा कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था। वहाँ पर अमेरिका सोवियत संघ जो है भारत को भी अपने अधीन करना चाहता था। तो कहते हैं उस समय जो है इन शक्तियों से भी बहुत डर लग रही थी, और इस सीमाओं और क्षेत्रों, लोगों और आबादी पर नियंत्रण, इन सभी पर एक साथ जो है झगड़ते थे। तो कहते हैं जब कोई देश आज़ाद होता है तो बहुत बड़ी समस्या होती है, कोई भी देश उन पर अधिकार कर सकते थे। भारत में भी और ऐसा ही देखने को हमें मिला। आंतरिक रूप से नए राज्य अलगवादियों की धमकियों से भी चिंतित थे, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि जब कोई देश आज़ाद होता है तो उसमें कई राजनीतिक नेता जो होते हैं नए राज्य को अलगवाद की धमकी भी देते हैं और अपने आप को अलग रखने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि उनको अपना सिक्का जो है जमाना होता है। वो आंदोलन को स्वतंत्र देश बनाना चाहते हैं। कभी कभी बाहरी और आंतरिक खतरे का विलय भी हो गया होता है। तो ये जनरल सी बात है, वो आंदोलन करके जो है स्वतंत्र अपना देश बनाना चाहते हैं और उस देश में अपना अधिकार रखना चाहते हैं। ऐसा ही आपको पता है कि भारत में भी 1947 में हुआ था, जब पाकिस्तान अलग हुआ था, इंडिया अलग हुआ था। देखा जाए तो कोई पड़ोसी आंतरिक अलगवादी आंदोलन में मदद कर सकता है। तो इसमें जो है जनरली सी बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आंतरिक अलगवाद में पड़ोसी देश भी सहायता कर सकता है किसी व्यक्ति को, और उसे भड़का भी सकता है, जिससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव पैदा हो जाती है और आपस में ये लोग लड़ने लग जाते हैं, क्योंकि लड़ाई होने से दूसरे देशों को फ़ायदा होता है। ये बात काफ़ी महत्व रखता है। अमेरिका हमेशा देखिए कभी भी युद्ध में जो है नहीं कूदता है, वो हमेशा मध्यस्थता का काम करता है। सदैव ही वो जो कमज़ोर देश होता है उस पर हथियार सप्लाई करता है और जो ताकतवर देश होता है उसको कमज़ोर करने की कोशिश करता है। इसका कारण यही होता है कि वो चाहता नहीं कि कोई देश ताकतवर बन के उभरे और उसको जो है चुनौती दे सके। इसलिए सदैव ही वो जो है कमज़ोर देशों के जो है सिरहाने जो है वो बड़े देशों को नष्ट करने की कोशिश सदैव करता रहता है। देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। अब सभी जो है संघर्षों में 95% से अधिक आंतरिक युद्ध होते हैं। दुनिया में कहीं भी ये लड़े जा सकते हैं। यानी देखा जाए तो 95% से अधिक जो है आंतरिक युद्ध ही हमें देखने को मिला है। कहते हैं आंतरिक युद्ध यानी घरेलू युद्ध सदैव ही बने रहते हैं। और इसलिए देखा जाए तो 1946 और 1991 के बीच गृह युद्ध की संख्या में 12 गुना वृद्धि हुई। ये बात सत्य है कि 1946 से लेकर 1991 के बीच गृह युद्ध की संख्या में 12 गुना वृद्धि हुई और 200 वर्षों में सबसे बड़ी उछाल भी देखने को मिला। जब देखा जाए जब भारत भी आज़ाद हुआ तो भारत को भी कई युद्ध लड़ने पड़े, और ये युद्ध कभी चाइना के साथ हो रहा था, कभी पाकिस्तान के साथ हो रहा था, क्योंकि भारत अभी अभी जो है आज़ाद हुआ था और उस समय दूसरा देश जो है इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, और भारत को भी उस समय काल में कई युद्ध लड़ने पड़े। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है। इसलिए नए राज्य के लिए पड़ोसी के साथ
बाहरी युद्ध और आंतरिक युद्ध ने उनकी सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती पेश करती है। और देखा जाए तो भारतीय पॉलिटिकल लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण तरीक़ों से जो है उनका सामना किया। तो कहते हैं उस समय हमारे समक्ष एकता की भावना थी, लेकिन धीरे धीरे देखा जाए तो पॉलिटिक्स में आज के समय में एकता की भावना टूट गई है। आज देखा जाए तो हर समय जो लोग एक दूसरे को जो है पीछा और जो है कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समय बदल रहा है और समय के साथ चलना कहते हैं देश के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने मतलब के साथ देश को चलाओगे तो देश नहीं चलेगा। आपको जनता को साथ में लेके चलने की ज़रूरत है, उनकी समस्याओं को देखना चाहिए कि कोई भी राजनीतिक नेता का एक ही उद्देश्य होता है कि वो जनता के साथ चले, अपना रोटी ना सेके। और आज के देखिए हर क्षेत्र में देखा जाए तो जनता के लिए कोई कुछ नहीं करना चाहता है, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की होड़ में लगा रहता है। तो ये गलत है। पहले के समय में देखिए राजनीतिक नेता कितने जो थे सशक्त थे, कितने संवेदनशील थे और कितने महत्वपूर्ण थे, लेकिन आज ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। हमारा अगला टॉपिक आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पॉइंट साफ बताता है कि सुरक्षा की परंपरागत धारणा में युद्ध नीति। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि सुरक्षा की परंपरागत धारणा में युद्ध की क्या नीति है। देखा जाए तो सुरक्षा की परंपरा धारणा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का इस्तेमाल यथासंभव सीमित होना चाहिए, क्योंकि देखा जाए सुरक्षा तो यही बात पे निर्धारित करती है कि जो हिंसा का जो इस्तेमाल है यथासंभव कम होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। इसमें न्याय युद्ध की यूरोपीय परंपरा का ही यह परिवर्तित विस्तार है कि आज लगभग पूरा विश्व मानता है कि हमें जो है हिंसा का जो है कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंसा से सिर्फ मानवता का ही नुकसान होता है। और यही बात यहाँ कुछ पॉइंट भी बता रहे हैं और ये पॉइंट बताते हैं कि किसी देश के युद्ध उचित कारणों यानी आत्मरक्षा अथवा दूसरे को जनसंहार से बचाने के लिए ही करना चाहिए। देखिए युद्ध जो होता है आज के समय में बेमतलब की जाती है। आज छोटे छोटे बातों पर लड़ते रहते हैं जिनका कोई यथार्थ अर्थ नहीं होता है। देखा जाए तो युद्ध तब लड़ना चाहिए जब कोई उचित कारण हो, किसी आत्मरक्षा की बात कही जाए और दूसरों को जनसंहार से बचाने के लिए युद्ध में कूदना चाहिए। लेकिन आज देखा जाए तो युद्ध छोटी छोटी बातें छोटी छोटी कारणों से हो रही है। ये बहुत बड़ी समस्या विश्व के लिए यहाँ खड़ा किया है। देखा जाए तो इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी युद्ध में युद्ध साधनों का इस्तेमाल होना चाहिए और देखा जाए तो इसके कारण जो है हमें युद्ध में युद्ध का जो है सामानों का इस्तेमाल करना स्वाभाविक बना देता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है। युद्धरत सेना को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रु और निष्ठेय व्यक्तियों अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु को न मारे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। हमने कई जगह युद्ध देखे हैं इतिहास में जहाँ पर आत्मसमर्पण करने के बाद भी जो राजा थे उन्होंने अपने शत्रुओं को जो है मार दिया। तो गलत है ये। कहते युद्धरत सेनाओं को चाहिए कि वह संघर्ष विमुख शत्रुओं और निहत्थे व्यक्तियों पर न आक्रमण करे। और देखिए निहत्थे व्यक्ति की अगर बात आए तो आपको पता ही होगा कि आजकल बहुत से युद्ध होते हैं और उस युद्ध में जो है हमेशा मिसाइल का टारगेट जो होता है आम जनता होती है। मेरा एक विचार है, क्या आपको आम जनता ने ऐसी बातें बोली थी जिसके कारण युद्ध खड़ा हुआ? युद्ध तो खड़ा होता है किसी व्यक्ति के विचारधारा के कारण और व्यक्ति के विचारधारा कुछ भी हो सकते हैं। जनता के इसमें क्या कसूर थी? लेकिन कहते हैं मिसाइलें और तोपों का जो यहाँ पर मुख होता है आम जनता की तरफ ही होता है। और आपने देखा होगा अभी कितने भी युद्ध देखे होंगे, इसमें जो है बड़े बड़े राजनीतिक नेता के महल नहीं ढहते हैं, नहीं टूटते हैं, आम जनता के ही घर का नुकसान होता है। तो ये बात सभी देशों को समझना चाहिए कि हमें जनता से युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम उस मंत्री से कर रहे हैं जिनका विचारधारा आपको मेल नहीं खाई और आपने हथियार उठा लिया। उस मंत्री को पकड़िए, उसको मारिए। जनता ने आपको क्या बिगाड़ा है? और ये वो प्राकृतिक जीव जंतु ने क्या बिगाड़ा है या प्रकृति के पेड़ पौधे ने क्या बिगाड़ा है जो आप उसको ही तहस नहस करने में लगे रहते हो? गिराना है तो उस व्यक्ति पे गिराइए जिसका विचारधारा आपको मेल नहीं खाई और जिस विचारधारा के कारण आपने इस युद्ध को जो है संघर्षमय बना दिया। तो
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि ध्रुव सेनाओं को चाहिए कि वो संघर्ष विमुख शत्रुओं, निहत्थे व्यक्तियों अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रुओं को ना मारे, उनका जो है सुरक्षा मुहैया कराएं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बनता है। उसके पश्चात आता है सेना को उतने ही बल का प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए जरूरी हो, और उसे एक सीमा तक हिंसा का सहारा लेना चाहिए। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर काफ़ी महत्व रखता है कि सेना को उतना ही बल का उपयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी हो, और उसे एक सीमा तक ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये बात तो चलिए विश्व स्तर पर बात मैं कहूँ, लेकिन आज देखा जाए तो छोटे लेवल पे भी इसी तरह के हमें देखने को मिलता है। अगर किसी क्षेत्र में दंगा फसाद हो जाए और पुलिस वालों को यह अथॉरिटी दे दिया जाए कि वो जनता को डंडे मारे, उर्दू को डंडा मारे, तो वो आम जनता वृद्ध को भी नहीं छोड़ती हैं, और ये आम बात है। मैंने देखा था जब कोरोना वायरस का समय था, कोई व्यक्ति अगर इमरजेंसी में भी कहीं जा रहा था तो पुलिस वाले कहते आंख बंद करके उस पर जो है लाठी चार्ज कर रहे थे। ये नहीं देख रहे थे कि कौन किस काम से जा रहा है, कितनी महत्वपूर्ण हो सकती थी। इवन कि कभी पुलिस को अगर अथॉरिटी मिल जाए इन लोगों पर डंडा बरसाने का, तो ये नहीं सोचती है कि वृद्ध है कि कौन व्यक्ति है, चाहे बच्चे हैं। कोई बंदा अगर उस रास्ते से गलती से गुजर भी गया ना, तो उसको भी नहीं छोड़ती है। ये गलत अथॉरिटीज होती है। कहते हैं आप अपनी शक्ति में इतना चूर ना होइए कि जनता ही आपको नज़र ना आए। अरे हो सकता है कोई व्यक्ति गलती से उस क्षेत्र में चला गया हो, उसको पता ना हो, तो इसका मतलब ये कि आप उस पर डंडा बरसाने लग जाइएगा। ये तो कई जगह पे हमें देखने को मिला है, और आज ऐसा ही होता है। कहते हैं जिनके पास अथॉरिटी होते हैं वही सबके बाप बन जाते हैं, और वो अपनी अथॉरिटी के गलत उपयोग करते हैं, और ये हमारे समाज का एक सबसे बड़ा कुरीति है। लेकिन यहाँ चाहिए कि सेना को अपने बल को उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी हो, और उसे एक सीमा तक हिंसा का सहारा लेना चाहिए। ये नहीं कि इतना हिंसा करो कि लोग ही आपसे डरने लग जाएं। कहते हैं लोग के लिए आप बने हो और आप ही लोग को डरा रहे हो, तो कैसे जीवन जिया जा सकता है? संभव नहीं है। देखा जाए तो सुरक्षा की परंपरा धारणा इस संभावना से इनकार नहीं करती है कि देश के बीच एक न एक रूप में सहयोग हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि निशस्त्र और निशस्त्रण तथा विश्वास की बहाली। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हमारे समक्ष आया है कि सुरक्षा की परंपरा की धारणा इन संभावना से इनकार नहीं करती है कि देश के बीच एक न एक जो है रूप में सहयोग हो। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण, विश्वास की बहाली हो। और हमारा अगला पॉइंट जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, खतरे के नए सूत्र। यहाँ पर सारे पॉइंट आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये एनसीईआरटी के अंतर्गत है, तो समझना काफ़ी आसान है और एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ को जो टॉपिक है खतरों के नए सूत्र, यानी हमारा अगला टॉपिक जो आया है काफ़ी महत्व रखता है, खतरों के नए सूत्र। किसमें? समकालीन विश्व के सुरक्षा के अंतर्गत। तो खतरे के नए नए सूत्र कौन कौन से बन सकती हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। देखा जाए तो पूरे विश्व के लिए खतरे के नए सूत्र जो सबसे प्रथम आज के समय में आया है वह है कोरोना वायरस। कहते हैं ये भी एक ऐसी बीमारी है जो पूरे विश्व को त्राही करवा चुका है और आने वाला समय में ये करवाता ही रहेगा। तो ये खतरे के नए सूत्र हैं जो अभी हमारे समक्ष भी देखने को मिला है और पूरा विश्व जो है दो चार हाथ भी कर चुका है। खतरों के नए सूत्र सामने आए हैं जिनके बारे में दुनिया काफ़ी हद तक चिंतित है, और इसमें आतंकवाद भी है, मानवाधिकार है, वैश्विक गरीबी है, पलायन है और स्वास्थ्य महामारी शामिल है। ये वो है जो खतरे के नए सूत्र के रूप में देखे जाते हैं। आतंकवाद सब प्रथम माना गया है क्योंकि आतंकवाद मानव निर्मित होते हैं और ये जन जन के लिए खतरा का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। मानवाधिकार का अर्थ यही होता है कि आपके क्षेत्र में ऐसे बहुत से कार्य हो रहे होते हैं जो मानवाधिकार के उल्लंघन कर रहे होते हैं, तो ये भी एक विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और वैश्विक गरीबी जो आए दिन बढ़ता ही चला जा रहा है, ये सबसे बड़ा खतरा का जो है आने वाला समय में सबब बन सकता है। अगले पॉइंट बताता है पलायन। देखिए पलायन का मतलब होता है माइग्रेशन। लोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी व्यवस्था के लिए, अच्छे रहन सहन के लिए शहरों की तरफ ये पलायन कर जाते हैं
और शहरों में मनुष्य के इसके कारण जो है उस क्षेत्र की दबाव बढ़ जाता है। आपने देखा होगा शहरों में एक ही घर में कई कई व्यक्ति जो है रहते हैं, जिनके कारण कई तरह की बीमारियां, कई तरह के जो है रोग होती है। तो ये आम बात हो है और ये पर्यावरण के कारण ही हुआ है। शहरों में देखिएगा लोग रोडों किनारे जो है सोए रहते हैं। तो इस तरह की समस्या जो है बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में देखे जा सकती हैं। स्वास्थ्य संबंधी हम महामारी भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत कोरोना वायरस जो है स्वास्थ्य संबंधी महामारी के अंतर्गत ही आता है। इसमें आप फ्लू भी देख सकते हो, HIV एड्स वायरस भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित है, जो कई हद तक मानव के लिए खतरा का सबब है और ये बहुत काफ़ी जो है नुकसान किसी भी देश को पहुंचा सकता है। तो स्वास्थ्य संबंधी महामारी भी हमारे देश में सम्मिलित है और ये भी नई खतरे के रूप में देखे जा सकते हैं। देखिए, हम आतंकवाद राजनीतिक हिंसा को संदर्भ करता है, जो नागरिकों को जानबूझकर और अंधाधुंध निशाना बनाता है। आतंकवाद कहते हैं बहुत बड़ी समस्या है देश के लिए, और आतंकवाद के कारण जो है ये मानव निर्मित होते हैं, मानव के द्वारा होते हैं, और ये जानबूझकर अंधाधुंध निशाना बनाते हैं लोगों को और जनजीवन को तहस नहस करते हैं। मानव अधिकार देखा जाए तो मानव अधिकार जो खतरे के रूप में देखा जा सकता है, इसको 3 भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। पहला जो होगा राजनीतिक अधिकार के रूप में देखा जाएगा कि राजनीति में क्या आपको अधिकार है, उसका किस प्रकार जो है लोग दोहन करते हैं। दूसरी बात होगा आर्थिक और सामाजिक अधिकार, जो आर्थिक और सामाजिक अधिकार भी आपको जो है बखूबी प्राप्त होना चाहिए, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके पश्चात तीसरी पॉइंट आती है, जिसमें है तीसरा प्रकार के उपनिवेशित लोगों का अधिकार। यानी देखा जाए तो भारत भी 250 साल जो है उपनिवेशिक बना और इंग्लैंड ने जो है इसको शोषण किया। तो ये भी एक तरह का जो है उपनिवेशिक लोगों का अधिकार भी जो है हमारा अधिकारों को खंडित करता है। एक अन्य प्रकार की असुरक्षा जो है वैश्विक गरीबी है। कहते पूरे विश्व में गरीबी के चपेट में है। आज देखा जाए तो अमीर वर्ग के लोग जो है अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब वर्ग के लोग जो है गरीब बनते जा रहे हैं, और ये वैश्विक स्तर पर है। आज विश्व में सबसे बड़ी चिंता का सबब बना है तो वो गरीबी बनी है, क्योंकि देखा जाए तो सारे संसाधन जो है अमीर के पास ही सिमट के रह गए हैं। गरीबों के पास 2 वक्त की रोटी कमाते हैं और उसी को ही अपना जीवन यापन करते हैं। यानी देखा जाए तो आज गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। अमीर संसाधनों को जो है दोहन कर रहे हैं और जितना हो सके लाभ कमाने के लिए अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि सरकार भी आज सभी अमीरों के हाथों में प्राइवेटाइजेशन भी कर रही है, जिनके कारण अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं। और गरीब का दशा पहले भी वैसे थी और आज भी गरीबों का दशा उसी प्रकार से है। देखा जाए तो दक्षिण में गरीबी ने भी उत्तर में बेहतर जीवन, विशेषकर बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश के लिए बड़े पैमानों पर पलायन भी किया गया है। अब जर्नल सी बात है, गरीबी रहता है तो गरीब देखिए कहते हैं जहाँ रोटी ना मिले वहाँ तो रहना संभव इनके लिए नहीं होता है, इसलिए वो शहरों की तरफ पलायन कर जाते हैं और शहरों की बोझ बढ़ जाती है। और शहरों में ये लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके कारण बीमारी भी बढ़ती है। तो एक कारक के कारक दूसरा कारक यहाँ पर निर्भर करता है। तो ये बड़े पैमानों पर जो है कई क्षेत्रों के लोग जो है दूसरे क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं। तो इस तरह का कारण जो है कई तरह की बीमारी को निमंत्रण भी देते हैं। देखा जाए तो कोरोना वायरस भी कहीं ना कहीं माइग्रेशन के कारण ही हमारे देश में आया था, और ये स्वाभाविक है, और पूरे विश्व में माइग्रेशन के कारण ही बढ़ा। स्वास्थ्य महामारी जैसे देखा जाए तो HIV एड्स, बर्ड फ्लू और जो है गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम यानी सांस प्रवासन के माध्यम से देशों में बढ़ रहे हैं। तो देखा जाए तो पहले भारत में HIV का नामो निशान तक भी नहीं था, लेकिन पलायन के कारण जो है यानी माइग्रेशन के कारण भारत में HIV एड्स जो है आज पूरे क्षेत्र में अपना घर कर चुका है। और ये जो होता है ब्लड कॉन्टैक्ट से फैलता है। तो ये तो आपको पता भी होगा कि ये ब्लड कॉन्टैक्ट किसी भी प्रकार का हो सकता है, जिसके कारण HIV एड्स फैलता है। बर्ड फ्लू की देखा जाए तो बर्ड फ्लू सर्दियों में अधिक फैलते हैं और ये पक्षियों की बीमारी होते हैं, और ये पक्षियों की बीमारी इंसानों को भी काफ़ी हद तक प्रभावित करती हैं। देखा जाए उसके बाद तीव्र श्वसन सिंड्रोम है, ये श्वसन के प्रति जो है बीमारी है, जो आज भारत के देशों में काफ़ी हद तक देखी जा सकती है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो है माइग्रेशन के कारण ही एक दूसरे से दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र होती है और ये बीमारी अपनी चरम सीमा पर भी पहुंचती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा की अवधारणाओं के विस्तार का मतलब सब कुछ शामिल करना नहीं होता है। सुरक्षा का मतलब होता है सब चीज़ों को शामिल करना नहीं होता है। देखा जाए तो सुरक्षा समस्या के रूप में अहता प्राप्त करने के लिए है
एक समस्या को न्यूनतम सामान्य मानदंड साझा करना चाहिए। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है सारी समस्याएं। ये सब नए समस्याएं हैं जो आज पूरे विश्व को चिंता में डाल रखा है। अगर इन चिंताओं को दूर ना किया जाए तो पूरा विश्व जो है फिर से झुलस सकता है, क्योंकि देखा जाए तो ये बहुत बड़ी कारण बनती है हमारे देश के लिए। कोरोना वायरस भी आया था नए बीमारियों के रूप में ही हम देख सकते हैं उसको भी, और पूरे विश्व को जो है त्राहिमाम मचा दिया था। ऐसे आने वाले समय में हमें बहुत सी बीमारी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार हमारा रहन सहन है, खान पान है, हमारी व्यवस्थाएं हैं, उस प्रकार से ये बीमारियां जो है अपनी अपनी जो है प्रकाशता पे पहुंचेगी, बार बार ये लोगों को परेशान करेगी। इसमें दो कोई राय नहीं है, और ये देश के लिए भी कल्याणकारी नहीं है और न मानव जाति के लिए है। कहते हैं आज गरीबी बढ़ रही है, कारण कहीं ना कहीं जो है सरकार की लापरवाही ही है कि गरीबों को अच्छे जॉब नहीं मिलते हैं, अच्छी व्यवस्था नहीं मिलते, जिनके कारण उनको छोटे मोटे काम करके अपना जीवन यापन करना पड़ता है। और इन सब के सबसे बड़ा कारण बनता है शिक्षा का स्तर। कहते हैं जब शिक्षा का स्तर उच्च होता है तो बच्चे को समझ आती है, सरकारी अगर नौकरी ना मिले तो प्राइवेट करके भी अपना जीवन और अच्छा व्यवस्था के साथ जीवन जी सकता है। लेकिन जब एजुकेशन ना हो तो वही मजदूरी ही रह जाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करे और इसको एजुकेशन को जो है मजबूत करे। जब तक सरकार इन बातों पर ध्यान नहीं देगी, ना तो इन समस्याओं का समाधान हो पाएगा, ना ही जो है इसका कुछ उपाय होगा, क्योंकि सारी समस्या का कहीं ना कहीं शिक्षा ही कारण बनता है। और ये शायद सरकार को अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि हम जितने भी यहाँ पर बातें पढ़ी, सबका कहीं ना कहीं सूत्रधार जो है शिक्षा है। शिक्षा उच्च रहेगी तो कहते हैं टेररिज्म्स भी नहीं होगा, शिक्षा उच्च रहेगी तो गरीबी भी नहीं रहेगा, शिक्षा उच्च रहेगी तो बीमारी भी नहीं रहेगा, और शिक्षा उच्च रहेगी तो माइग्रेशन भी नहीं रहेगा। सबका सलूशन है शिक्षा। अगर शिक्षा उचित प्रकार से दिया जाए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, समझाया जाए, तो जर्नल सी बात है हम हर तरह की बीमारियों का, हर तरह की समस्याओं का सामना करना हमारे लिए आसान बन जाता है। तो हमारा अगला पॉइंट आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमारा पॉइंट यहाँ बताता है कि सहयोग मूलक सुरक्षा। काफ़ी महत्वपूर्ण है सहयोग मूलक सुरक्षा। कहते हैं सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है, ये काफ़ी महत्व रखेगा। देखा जाए तो सुरक्षा के कुछ मुद्दों से निपटने के लिए सैन्य टकराव के बजाय सहयोग की आवश्यकता होती है। अब यहाँ बात आप समझ सकती हो कि सुरक्षा का मुद्दे का सबसे बड़ा हल जो होती है कि किसी सैन्य शक्ति से टकराव के जगह पर जो है अगर हम सहयोग और बातों की रखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आज पूरा विश्व जो है कहते हैं कई युद्धों से जूझ रहा होता है। अगर हम इसमें बातों से ही इन बातों का सलूशन कर लें तो कहते हैं बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे जनजीवन तो बचेगा ही बचेगा, पर्यावरण की भी सुरक्षा होगा और वायु प्रदूषण भी नहीं होगा। लेकिन देखा जाए तो लोग इस बात का कभी भी अनुसरण नहीं करते हैं। लेकिन ये पॉइंट साफ बताता है कि सुरक्षा के कुछ मुद्दों से निपटने के लिए हमें टकराव के बजाय सहयोग की आवश्यकता लेनी चाहिए, जिससे काफ़ी महत्वपूर्ण रहना चाहिए। इवन देखें तो आतंकवाद से निपटने के लिए सैन्य मदद ली जा सकती है, लेकिन गरीबी, पलायन आदि मुद्दे से निपटने में इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कहते हैं क्या सैन्य शक्ति जो है गरीबी को दूर कर सकता है, पलायन को दूर कर सकता है? अगर इनको दूर करना है तो शिक्षा को स्तर को ऊंचा करना पड़ेगा। बंदे अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई काम कर लेंगे और वो गरीबी से छुटकारा मिल जाएगा। पढ़े लिखे लोग रहेंगे तो पलायन भी नहीं करेंगे, अपने ही क्षेत्र में कुछ करने की कोशिश करेंगे, या कहीं दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो अच्छे से अच्छे जॉब प्राप्त करेंगे, उनका रहन सहन भी उच्च कोटि की होगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ही। ऐसी राजनीति को तैयार करना महत्वपूर्ण हो जाता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल होते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, महाद्वीपीय और वैश्विक भी हो सकती हैं। तो हमें ऐसे राजनीतिक तैयार करने हैं जो लोगों के लिए हो और लोगों की जो है समस्याओं का समाधान करें। अपनी जेब की तरफ ना ध्यान दे के अगर राजनीतिक नेता इन जनता पे ध्यान देंगे तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और ये द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और महाद्वीपीय, वैश्विक भी हो सकती हैं। तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। इवन देखें सहकारी सुरक्षा में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों तरह के अन्य खिलाड़ियाँ शामिल हो सकते हैं। यानी हम
अगर विश्व में अपना आपके दबदबा को बता के रखना है, बनाना है, तो हमें सहकारी सुरक्षा की ज़रूरत है। और ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तर के जो है शामिल है और देश को जो है सुरक्षा करने के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान बनेंगे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है, कहते 5वां पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं सहकारी सुरक्षा भी अंतिम उपाय के रूप में बल के उपयोग को शामिल कर सकती है। देखिए, सहकारी सुरक्षा में ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि हमें कोई भी युद्ध करने से पहले जो है बलों का उपयोग न करके बातों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे कई चीज़ों की सुरक्षा मुहैया हो जाती है और हमें अंतिम उपाय के रूप में बल का उपयोग को शामिल कर सकते हैं कि अगर कोई चारा न बचे तब हमें बल का उपयोग करना चाहिए। उससे पहले हम बातों का उपयोग भी कर सकते हैं, बातों से भी किसी प्रकार के जो है समाधान निकाल सकते हैं, क्योंकि युद्ध ही आखिरी विकल्प नहीं होना चाहिए किसी भी देश के लिए। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। हमें अंतिम रूप से जो है बल का उपयोग करना चाहिए। इससे पहले हमें बातों से, सहयोग से, कैसे भी हो जो इस तरह का जो तनाव पैदा होती है उसको दूर करने की कोशिश करना चाहिए। देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तनाशाही से निपटने के लिए बल के उपयोग की मंजूरी देना पड़ सकती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को तनाशाह लगता है तब जाके जो है बल के उपयोग को मंजूरी देना पड़ेगा और तभी जो है बल के उपयोग का जो है बातें करना चाहिए। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताया गया है जो कि काफ़ी ज़रूरी है सहकारी सुरक्षा के अंतर्गत। और हमारा पॉइंट यहाँ ये बताता है कि भारत की सुरक्षा रणनीति, देखिए भारत का क्या सुरक्षा नीति रही है। समकालीन विश्व में सुरक्षा के अंतर्गत चैप्टर है। अब इसमें पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात रहता है कि भारत की सुरक्षा रणनीति क्या है विश्व के समक्ष। तो भारतीय सुरक्षा रणनीति के 4 व्यापक घटकों पर निर्भर करता है। यानी देखा जाए तो 4 यहाँ पर कंपोनेंट है जिसके अंतर्गत भारतीय सुरक्षा की रणनीति यहाँ पर नज़र आती है। और ये 4 रणनीति काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला रणनीति यही कहती है कि सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना, और भारत की सुरक्षा रणनीति का पहला घटक है कि सैन्य क्षमताओं को क्या करना है, मजबूत करना है। अगर हम सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर ले तो ये भारत की सुरक्षा रणनीति के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए देखा जाए तो सैन्य क्षमताओं को जो है मजबूत करना किसी भी देश की सुरक्षा रणनीति के अंतर्गत आता है और सभी देशों के प्रथम आवश्यकता है। भारत अपने पड़ोसियों के साथ संघर्ष में शामिल रहा है और भारत जब से आज़ाद हुआ है तब से अपने पड़ोसी देशों का सामना हमेशा करता ही आ रहा है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ज़रूरत है कि सैन्य क्षमताओं को जो है भारत सरकार मजबूत से मजबूत करे, जिससे पड़ोसी देशों से संघर्ष में ये सशक्ति के साथ कार्य करे। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर नज़र करें, कहते हैं भारत की सुरक्षा रणनीति का दूसरा घटक अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए है। कहते हैं जब तक आप स्वयं सुरक्षित नहीं रहोगे दूसरा का सुरक्षा नहीं जो है सुनिश्चित नहीं कर पाओगे। और ये दूसरा घटक बताता है कि सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। क्योंकि सुरक्षा के स्तर में मान लीजिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानदंड और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं ही काम आती है। अगर कोई बात बनती है तो इन क्षेत्रों को मजबूत करना भी सरकार की रणनीतियों में से महत्वपूर्ण मानी जा सकती है कि भारत सरकार जो है इसकी सुरक्षा रणनीति का जो है मजबूती से पालन करे और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने की कोशिश किया जाए। ये हमारा दूसरा कंपोनेंट थी। देखा जाए तो भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा महत्वपूर्ण घटक देश के भीतर सुरक्षा चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होना। देखिए कहते हैं बाहरी खतरा तो हमें सदैव लगी रहती है और बाहरी लोगों से जो है हमें खतरे में बचा भी जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा मुसीबत तो हमें अपनों से पड़ती है, क्योंकि सुरक्षा का सबसे बड़ा चुनौती जो होती है हमारे अपने ही होते हैं। क्योंकि सुरक्षा चुनौती का सामना करना पड़ता है हमारे देश के भीतर ही। इतने तरह की रणनीति होती रहती है, राजनीति की जाती है, जैसे हमारा देश सदैव ही खतरों में पड़ी रहती है। आए दिन देखा जाए तो सांप्रदायिक दंगा फसाद भारत में होना एक आम बात हो गई है। राजनीतिक नेताओं के अपनी सिक्का चलाने के लिए हर तरह के जो है प्रयास करते हैं
और हर तरह से लोगों को जो है प्रताड़ना भी देती हैं। तो तीसरा घटक जो है भीतरी सुरक्षा की चुनौती के ऊपर ध्यान देने के लिए केंद्रित किया गया है। चौथी घटक देखा जाए तो चौथी घटक अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से विकसित करना है कि नागरिक का विशाल जनसमूह गरीबी दुख से बाहर निकल जाए। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। चौथी घटक जो यहाँ ली गई है काफ़ी महत्व रखता है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, यानी जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है उस देश में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं रहती है। और भारत को चाहिए कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करे, और भारत की अर्थव्यवस्था तभी मजबूत हो पाएगी जब हम कृषि को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश कहलाता है और भारत कृषि पर ही निर्भर है। हमारे पास जो है मिनरलों की कमी है, तो हमें जो है इन चीज़ों के क्षेत्रों में ना जाके कृषि को प्रोत्साहित करना चाहिए। कृषि हमारे देश में अगर रॉ मटेरियल उत्पादन करता है तो पूरा विश्व के लिए महत्वपूर्ण बन जाता है, और सारे देश जो है भारत की तरफ नज़र भी नहीं उठा सकेंगे, और सबको जो है ज़रूरतों को पूरा भारत से हो सकती है। इसलिए भारत को चाहिए कि जितना हो सके कृषि पर ध्यान दिया जाए, और कृषि पर ध्यान देने के कारण जो होगा गरीबी की और के दुखों से बाहर निकला जा सकता है, और इससे हमारा अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगा। तो ये चौथी घटक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हमें अर्थव्यवस्था को विकसित करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए। कहते हैं ये हथियार के अधिग्रहण को भी नियंत्रित करती है। हमें जो है हथियारों को भी अधिग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाहरी खतरे सदैव ही बने रहते हैं, और ये सामूहिक विनाश बनाने के लिए यानी सामूहिक विनाश से बचने के लिए कुछ प्रकार के हथियारों को छोड़ देने के लिए भी कहता है। देखा जाए तो भारत इस बात को हमेशा प्रायोरिटी दिया है। कई हथियार जो है खतरनाक है जिससे जनजीवन तहस नहस हो सकती है, उन हथियारों को छोड़ देने की भी वकालत भारत करता है। और भारत हमेशा ही परमाणु बम का जो है निशस्त्रीकरण करने पर विश्वास रखता है, और हमेशा भारत जो है निशस्त्रीकरण के ऊपर ही अपनी विचारधारा को मजबूत बनाया है, और ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा है। एक प्रक्रिया जिसमें विभिन्न देश अपने सैन्य योजनाओं के बारे में एक दूसरे से सूचित करके प्रतिद्वंदी देशों के साथ विचार और जानकारी साझा करते हैं, उसमें भी भारत अपनी जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कि विभिन्न देश अपने सैन्य योजना के बारे में एक दूसरे देशों के साथ युद्ध भी करने के अभ्यास करते हैं, और युद्ध का प्रशिक्षण भी लेते हैं, और प्रतिद्वंदी देश के विचार और जानकारी भी साझा करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है। यह एक देश को कम आय और कम आर्थिक विकास की पीड़ित होने के लिए संदर्भ करता है, जिसे कम से कम विकसित या विकासशील देशों के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। तो देखा जाए तो विकसित और विकासशील, विकसित वो देश जो अपनी पूरी तरह से खुद पे सक्षम है, और विकासशील जो दूसरे देशों पर आज भी अपनी निगाहें जो है बरकरार रखे हुए हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहती है। यह कुछ विशेष कारणों से एक राज्य के दूसरे राज्यों में मानव संसाधनों की आवाजाही भी सुनिश्चित करेगा। देखिए ये बात काफ़ी महत्व रखता है कि विशेष कारणों से एक राज्य दूसरे राज्यों में मानव संसाधनों की आवाजाही भी जरूरी होता है। इससे देश की जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था मजबूत रहती है, बनी रहती है, और काफ़ी महत्वपूर्ण भी रहती है। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो पॉइंटों की सिलसिला थी यहीं पर रुक जाती है। ये पूरे ही पॉइंट जो है आपके पूरे सिलेबस को कवर करता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको हर एक पॉइंट को ध्यान से समझना चाहिए, देखना चाहिए, लिखना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण है। और तिरपान स्टडी सेंटर ये विश्वास दिलाता है कि इन सभी पॉइंटों को अगर आप कर लेते हो तो एग्जामिनर इन पॉइंटों से अधिक कुछ भी नहीं दे सकता है, और ये विश्वास नहीं, यकीन है, ठीक है। और ये बाद में आप भी कहिएगा, इसलिए सोचिए नहीं, सभी पॉइंटों को नोट कीजिए, सभी पॉइंटों को समझिए, बार बार समझिएगा तो ज़रूर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये विश्वास है। और मुझे विश्वास ये भी है कि ये वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, जितने हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप ही एक माध्यम हो, क्योंकि आप भी उसी क्लास में पढ़ते हो, आपके दोस्त मित्र भी उसी क्लास में पढ़ते हैं, और आपके पास उनका व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण, आपसे मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। यूट्यूब से लिंक को कॉपी कीजिए और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे वो वीडियो जरूर देखेंगे। जिनको देखना होगा, जिनको समझ में आएगा वो रखेंगे, जिनको समझ में नहीं आएगा वो इग्नोर करेंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं हमेशा अपना बेस्ट देना चाहिए। अगर आप किसी कोई वीडियो देखते हो, समझते हो, तो जनरल सी बात थोड़ा सा आपका भी वहाँ पर जो थोड़ा सा फ़र्ज़ बन जाता है कि ये वीडियो दूसरे बच्चों तक भी जाना चाहिए। क्या पता, कहते हैं किया हुआ भलाई कभी भी खराब नहीं जाता है, वो कोई ना कोई रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हो ही जाता है। इसलिए शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने से
दूसरे बच्चों का केयर होता है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसकी तरफ प्राप्त होता रहे, क्योंकि आगे बहुत से वीडियो हैं और पीछे भी बहुत से वीडियो हैं। तो पीछे वाली वीडियो तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, और आपको पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म यहाँ तैयार किया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है, इसलिए सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी तिरपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।